कभी कभी हम अपने जीवन में आवेश में आकर एक ऐसा काम कर देते हैं जिसकी हमने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद एक ऐसा गुनाह जिसको करने के बाद हमें ताउम्र पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता है। आज की कहानी अपने जमाने में बड़ा ही मशहूर हत्याकांड रहा है। इस हत्याकांड में हत्या करने से ज्यादा लाश को ठिकाने लगाने का तरीका दिल दहला देने वाला था। इसने पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को दहला दिया था। शायद ये उस जमाने का पहला हत्याकांड था जो इतनी बेरहमी से किया गया था। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से। इस समय रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का समय हो रहा है और रोड पर ना ही तो भीड़ है और न सन्नाटा। कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की एक टीम रोड पर पेट्रोलिंग के लिए गश्त लगा रही है। इसी रोड पर एक महिला सब्जी बेचती है जिसका नाम है अनारू देवी। अचानक से अनारू देवी चिल्लाने लगती है कि होटल के अंदर आग लग गई है, होटल के अंदर आग लग गई है। इस आग को जब पुलिस कांस्टेबल देखते हैं तो उन्हें ये आग की लौ बहुत ऊंची उठती हुई दिखाई देती है। उन्हें डर लगने लगता है कहीं ये आग ज्यादा भड़क गई तो ये आसपास का एरिया काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यहाँ की आग संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो दौड़ते हुए उस आग की तरफ जाते हैं और उनके मन में यह शंका थी कि ये आग अशोक यात्री निवास में लगी हुई है। जब वो वहां पर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह आग अशोक यात्री निवास भवन में नहीं बल्कि उसके नजदीकी एक रेस्टोरेंट है, बगिया रेस्टोरेंट, उसके अंदर लगी हुई है। इस बगिया रेस्टोरेंट को रंगीला रेस्टोरेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये लोग उस बगिया रेस्टोरेंट के गेट के पास जाते हैं तो पता लगता है कि दरवाजा अंदर से बंद था। समस्या थी कि लौ ऊपर बढ़ती ही जा रही थी और गेट का दरवाजा लगा था। अब ये दोनों कांस्टेबल, जिसमें एक का नाम है अब्दुल नजीर कुंज, दूसरे का नाम है चंद्रपाल सिंह, अब ये दोनों कांस्टेबल मिलकर उस दीवार को फांदने की कोशिश करते हैं। दीवार काफी ऊंची थी इसलिए उन्हें फांदने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन काफी जिद्दोजहद और मशक्कत के बाद वो उस दीवार को फांद कर दीवार के अंदर कूद जाते हैं। अंदर कूदने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो इस रेस्टोरेंट का तंदूर है ये आग उसी में से निकल रही थी। ये लौ उस तंदूर के अंदर से आ रही थी। यह आग उतनी ऊंची थी कि तंदूर के ऊपर एक तिरपाल लगा हुआ था। शायद कुछ देर में वो तिरपाल भी इस तंदूर की आग की चपेट में आ जाएगा और फिर धीरे धीरे इस आग की लपटों से पूरा रेस्टोरेंट जल जाएगा। ये शंका उनके मन में थी। वो तंदूर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उन दोनों की नजर पड़ती है कि तंदूर के पास दो आदमी भी खड़े थे, जिसमें से एक आदमी दौड़कर इन दोनों कांस्टेबल के पास आता है और वो कहता है कि मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूं, मेरा नाम है केशव। इसलिए दोनों पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि आप ऐसा क्या जला रहे हो जिसकी लपटें इतनी दूर तक जा रही हैं। शायद आप जानते नहीं कि ये एरिया काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, अगर ये आग ऊपर तक पहुंच गई तो हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस पर केशव कहता है कि दरअसल हम कुछ रद्दी पेपर जला रहे हैं। हमने होटल की सफाई की थी तो सफाई के दौरान काफी रद्दी चीजें निकली हैं जिसे हम इस तंदूर में डालकर जला रहे हैं। इतना कहकर केशव जबरदस्ती उन दोनों कांस्टेबल को उस होटल से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद फिर होटल का दरवाजा लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद ये लौ कम हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद लोग फिर से देखते हैं कि ये लौ अब और ज्यादा तेज होने लगी है। अब दोनों कांस्टेबलों को चिंता होने लगती है, जिसमें से इस बार अब्दुल नजीर दोबारा से दीवार को फांद कर होटल के अंदर चला जाता है। जब वो होटल के अंदर जाता है तो दौड़ता हुआ सीधा तंदूर के पास जा पहुंचता है तो वो देखता है तंदूर के पास दो आदमी खड़े हैं, कुछ रद्दी पेपर डाल रहे हैं, कुछ बटर डाल रहे हैं और कुछ जला रहे हैं। जलने की बदबू बहुत तेज आ रही थी। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि रद्दी पेपर जलाए जा रहे हैं। उसे अब यकीन हो गया था कि इसके अंदर कुछ मांस भुना जा रहा है। इस पर वो फिर से केशव से कहता है, आप तो बोल रहे थे कि रद्दी पेपर जलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मांस भून रहे हैं, आखिर किसको भून रहे हैं? इस पर केशव कहता है कि दरअसल हम आज एक बकरा भूनने का प्लान बना रहे थे। थोड़ी देर में हमारे कुछ साथी आएंगे तो ये भुना हुआ बकरा हम सब मिलकर बैठ के खाएंगे। लेकिन अब्दुल नजीर तंदूर को काफी ध्यान से देख रहा था तो उसे ध्यान से देखने पर पता चल जाता है कि इस तंदूर के अंदर कोई बकरा नहीं बल्कि इंसान का शव जलाया जा रहा था, क्योंकि तंदूर के अंदर उसे एक इंसानी हाथ दिखाई देता है। इंसानी हाथ की 5 उंगलियां जलती हुई दिखाई दे रही थी। वो इस बात को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देता है कि उसे पता चल गया है इस तंदूर में कोई बकरा नहीं बल्कि एक इंसान का शव भुना जा रहा है।
वो चुपचाप वहां से वापस निकल आता है और रोड पर आने के बाद अपने आला अधिकारियों को फोन करता है और फिर एक बड़ी सी टीम वहां बुलाई जाती है। आने के बाद बगिया रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलवाया जाता है और जैसे ही ये पुलिस की टीम रेस्टोरेंट के अंदर जाती है वैसे ही उन दो लोगों में से एक आदमी वहां से भाग निकलता है। पुलिस की टीम बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर को पकड़ लेती है। अब केशव से पूछताछ करती है तो केशव कहता है कि दरअसल हम एक बकरा भूंज रहे थे, ये जल नहीं रहा था, इसलिए हमने पहले रद्दी पेपर का इस्तेमाल किया। जब रद्दी पेपर हमारे पास कम हो गए तो हमने कुछ बटर को डालकर तंदूर की लौ बढ़ाने की कोशिश की और कुछ भी नहीं है। लेकिन पुलिस कुछ देर में तंदूर के पास जाती है और तंदूर के आसपास जब जायजा लेती है तो उन्हें पता चल जाता है कि इस तंदूर में सच में किसी इंसानी डेड बॉडी को जलाया जा रहा था। अब पुलिस उस तंदूर को बुझाती है, बुझाने के बाद उस डेड बॉडी को निकालती है और निकालने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बॉडी काफी हद तक जल चुकी थी तो उस तंदूर से पूरी बॉडी तो नहीं निकली, लेकिन छोटे छोटे बॉडी के पीसेस को निकाला गया था। इसके बाद केशव को हिरासत में ले लिया जाता है और पुलिस सख्ती से केशव से पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन केशव कहता रहता है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो अपनी बातें पुलिस के सामने घुमाता रहता है। तंदूर में शव के जलने की बात धीरे धीरे लोगों में फैलने लगती है तो वहाँ मीडिया के कुछ लोग भी आ जाते हैं और अगले दिन बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में एक शव को जलाया गया, ये बात न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनकर सामने आती है। उधर शव पोस्टमार्टम के लिए गया था और इधर न्यूज़पेपर ने इस बात से पूरी दिल्ली में तहलका मचा रखा था। ये बात पढ़ने के बाद एक शख्स पुलिस स्टेशन आता है और वो कहता है कि मैं दावा कर रहा हूँ ये शव किसी महिला का शव है और उस महिला का नाम है नैना सहानी। इस पर पुलिस के लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं तो वो कहते हैं तुम कैसे इतने यकीन के साथ कह सकते हो कि ये लाश नैना सहानी की ही है। इस पर वो एक बड़ा ही हैरत अंगेज रहस्य खोलता है। वो कहता है कि मेरा नाम मखलूद करीम है। मखलूद करीम का नाम सुनते ही पुलिस एकदम से अलर्ट हो जाती है। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, दरअसल कांग्रेस का एक उभरता हुआ नेता था। फिर वो बताता है कि मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था नैना सहानी। हम दोनों कॉलेज में अच्छे खासे दोस्त थे। हम दोनों ने एक साथ इस राजनीति में कदम रखा। नैना का भी चेहरा राजनीति में उभर रहा था और मेरा भी चेहरा राजनीति में उभर रहा था। इन दोनों उभरते हुए चेहरों के साथ कांग्रेस की पार्टी में एक नया उभरता हुआ चेहरा आया जिसका नाम है सुनील शर्मा। नैना को सुनील शर्मा से प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद इन दोनों में अनबन होने लगती है। दरअसल सुशील शर्मा को लग रहा था कि नैना का मेरे साथ अफेयर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों दोस्त होने के नाते एक दूसरे से कभी कभी बातचीत कर लिया करते थे। परसों शाम को नैना ने मेरे पास फोन किया था। तब नैना ठीक थी, लेकिन नैना की बातों से लग रहा था कि इन दोनों के रिश्ते में काफी कुछ अनबन बढ़ चुकी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बगिया रेस्टोरेंट जिसका है उसका मालिक सुनील शर्मा ही है और इस रेस्टोरेंट के अंदर जो शव जलाया जा रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि सुनील शर्मा की पत्नी नैना सहानी का ही होगा। अगर आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं तो आप सुनील शर्मा के घर जाइए और नैना सहानी को ढूंढिए। जब पुलिस सुनील शर्मा के घर जाती है तो वहां सुनील शर्मा नहीं होता है और नैना सहानी भी नहीं होती है। नैना सहानी वहां से लापता थी, सुनील शर्मा भी वहां से लापता था। इधर केशव पर भी पुलिस बहुत तेजी से दबाव बनाती है तो केशव भी अपनी जुबान खोल देता है। तो केशव बताता है कि ये जो मखलूद करीम कह रहा है वो सच है। दरअसल उस रात तंदूर के पास हम एक नहीं हम दो आदमी थे। मैं था और मेरे साथ रेस्टोरेंट के मालिक सुशील शर्मा थे। सुशील शर्मा एक शव लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था कि ये मेरी पत्नी का शव है, मुझे यहाँ जलाना है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर पूरे रेस्टोरेंट को पहले खाली करवाया। खाली करवाने के बाद फिर तंदूर को जलाया। तंदूर में वो लाश पूरी तरह जा नहीं रही थी, इसलिए सुशील शर्मा ने लाश के टुकड़े किए और टुकड़े करके इस तंदूर में इस शव को जलाया गया। अब्दुल नजीर को बुलाया जाता है तो अब्दुल नजीर ये कहता है कि हाँ, जिस समय मैं गया था उस समय इस रेस्टोरेंट के अंदर एक नहीं बल्कि दो आदमी थे। अब पुलिस को ये पूरा यकीन हो चुका था कि सच में ये लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना सहानी की है। इधर सुशील शर्मा दिल्ली छोड़कर जयपुर चला जाता है। 2-4 दिन जयपुर में रहता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि जयपुर में वो सेफ नहीं है, इसलिए वो जयपुर को छोड़ करके गुजरात चला जाता है। कुछ दिन वहां पर रहने के बाद वो चेन्नई चला जाता है और इसके बाद सीधा बेंगलुरु चला जाता है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद सुशील शर्मा के कानों में उड़ती उड़ती खबर पहुंचती है कि दिल्ली में एक ऐसा हत्याकांड हुआ है जिसमें 100 को तंदूर में जलाया गया है। अब पुलिस की टीम हत्याकांड करने वाले इंसान का एनकाउंटर करने की सोच रही है, इसलिए पुलिस बड़ी ही सख्ती से उस आदमी की खोज में लगी हुई है। जैसे ही यह बात
सुशील शर्मा के कानों में पड़ती है, वो तुरंत बेंगलुरु के हाई कोर्ट जाने की तैयारी में लग जाता है। दरअसल वो चाहता था कि कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दे, ताकि अगर पुलिस उसे पकड़ भी ले तो वो उस अर्जी के माध्यम से जल्दी बाहर आ जाए। लेकिन पुलिस की टीम को भी कुछ गुप्तचरों द्वारा ये सूचना मिल गई थी कि इस समय सुशील शर्मा बेंगलुरु में है और कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। कोर्ट में पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस बेंगलुरु जाकर के सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और वहां से सीधा दिल्ली लेकर आती है। सुशील शर्मा को 10 जुलाई 1995 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया जाता है। पुलिस की रिमांड पर आने के बाद सुशील शर्मा सारी हकीकत को कुछ यूं बयां करता है। उसे उसकी पत्नी नैना सहानी पर शक था कि नैना सहानी का मखलूद करीम के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। इसलिए उसने कई बार नैना सहानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना सहानी उसकी बातें सुनती ही नहीं थी। एक शाम को जब वो घर आया तो नैना सहानी के एक हाथ में विस्की का गिलास था और दूसरे हाथ में फोन था। सुशील के घर पहुंचते ही नैना सहानी ने विस्की का गिलास सुशील की तरफ बढ़ाया और फोन काट दिया। सुशील ने नैना सहानी को रोकते हुए पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी। अब नैना सहानी कहती है कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य से बात कर रही थी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर नैना सहानी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सुशील के दिमाग में शक था कि नैना सहानी मखलूद करीम से ही बात कर रही है, इसलिए सुशील दोबारा से नंबर रिडायल करता है। उधर से फोन उठाता है मखलूद करीम और हेलो हेलो 2-3 बार बोलता है, लेकिन इधर से सुशील शर्मा कोई आवाज नहीं देता है। वो समझ जाता है कि नैना सहानी की बात उसके शक के मुताबिक मखलूद करीम से ही हो रही थी। इस बात को लेकर के सुशील नैना सहानी के कमरे में जाता है और नैना सहानी से पूछताछ करना शुरू कर देता है। नैना सहानी सुशील की बातों से भड़क जाती है। अब इन दोनों के बीच काफी मनमुटाव होने लगता है और काफी बातों में खींचातानी होने लगती है। जब ये बहस हद से ज्यादा बढ़ने लगती है तो सुशील आवेश में आकर के एक लाइसेंस वाली पिस्टल उसके पास थी, वो उठा करके ले आता है और लाइसेंस वाली पिस्टल से एक के बाद एक करके 3 गोलियां चलाता है। एक गोली नैना सहानी के कान से निकल करके सीधा सामने की दीवार पर लगती है, दूसरी गोली नैना सहानी की गर्दन पर लगती है और तीसरी गोली नैना सहानी के सिर में जाकर के लग जाती है। गोलियों की आवाज खत्म होते ही नैना सहानी धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ती है। नैना सहानी के फर्श पर गिरते ही सुशील को बड़ा अफसोस होता है कि उसने ये क्या कर दिया। गुस्से में आकर के अपने हाथों से अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया है। कुछ मीडिया के लोग ये भी कह रहे थे कि नैना सहानी ने अभी सुशील शर्मा के साथ शादी नहीं की थी, बस दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन कहीं कुछ लोगों का ये भी दावा है कि ये दोनों शादीशुदा थे। खैर जो भी हो, अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। अब सुशील शर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो एक बड़ी सी पॉलीथीन लेकर के आता है, नैना सहानी को उस पॉलीथीन में डालता है। इसके बाद एक बेडशीट उठाता है और उस बेडशीट में नैना सहानी के शव को लपेट कर रख देता है। शव को लपेटने के बाद सुशील शर्मा इत्मीनान से पूरे घर की सफाई करता है। जब उसे लगता है कि उसने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी है, वो नैना सहानी की लाश को उठाता है और उठाने के बाद अपनी मारुति कार के पास ले जाता है, उसकी डिग्गी में डाल लेता है। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि सुशील शर्मा कांग्रेस का उभरता हुआ नेता था, तो उसकी गाड़ी में भी काफी स्टिकर लगे हुए थे कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था। वो उस गाड़ी को लेकर के वहां से चल देता है और दिल्ली की सड़कों पर घूमता है। लेकिन तभी उसे यह होश आता है कि उसकी गाड़ी में कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है और कांग्रेस के स्टिकर भी लगे हुए हैं। उसे दिल्ली के अंदर काफी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो उस रोड से गाड़ी हटाता है और एक लोकल रोड की तरफ ले जाने की कोशिश करता है जहां पर भीड़ भाड़ कम हो। अब ये गाड़ी उसने एक पुल की तरफ बढ़ा दी, जिस पुल का नाम था आईटीओ पुल। अब ये गाड़ी दिल्ली के आईटीओ पुल की तरफ जा रही थी। वो ये सोचकर इस आईटीओ पुल की तरफ बढ़ रहा था कि पुल से जाकर के इस शव को फेंक देगा। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि पुल पर सन्नाटा नहीं था, अभी भी चहल पहल थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी। उसने कुछ देर वहां पर रुककर खड़े रहने का सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कोई उससे आकर के पूछताछ करने लगे या उससे बातचीत करने लगे तो वो ऐसे में फंस सकता है। इसलिए उसने वहां पर गाड़ी नहीं रोकी और पुल के उस पार जाकर के यू टर्न लिया और वापस बगिया रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ता है। इधर बगिया रेस्टोरेंट में जब वो आकर देखता है तो वहां पर कई लोग खाना खा रहे थे। वो बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को बुलाता है और कहता है कि जो भी नए कस्टमर आते जाएं उन सब से कहो खाना खत्म हो चुका है, हमें ये रेस्टोरेंट बंद करना है। लेकिन केशव इस पर कहता है खाना अभी हमारे पास बहुत ज्यादा है, इन लोगों को खा लेने देते हैं।
लेकिन सुशील कहता है कि बहुत ही अर्जेंट काम है, तुम्हें ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। इसलिए जो लोग खा रहे थे उन्हें खाना खाने देते हैं, पर जो नए कस्टमर आ रहे थे उन्हें वहां पर रुकने नहीं दिया जाता है। कह दिया जाता है कि यहाँ खाना खत्म हो चुका है, अब किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाइए। अब जो लोग खाना खा चुके थे तो होटल की जो टीम थी उन लोगों को 25-25 रुपए दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप लोग भी किसी दूसरे होटल से जाकर के खाना खा लीजिए, अपने घर जाइए, 2 दिन की आप लोगों की छुट्टी है। जब होटल पूरी तरह से खाली हो जाता है तब केशव सुशील से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है जो तुमने इतना सारा नुकसान करवा दिया है। सुशील कहता है कि मेरे हाथों मेरी पत्नी नैना का कत्ल हो गया है। इस शव को ठिकाने लगाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूँ क्यों ना इस शव को होटल के तंदूर में जला दूं। ये बात सुनकर केशव को एक झटका सा लगता है, क्योंकि तंदूर में इंसानों के लिए रोटियां बनाई जाती हैं और यहाँ इंसान को ही भूनने की बात हो रही थी। लेकिन केशव उस होटल का सिर्फ मैनेजर था और मालिक सुशील शर्मा था, इसलिए केशव को सुशील शर्मा की बातें माननी पड़ती है। अब दोनों उस शव को निकालते हैं। निकालने के बाद तंदूर के पास ले जाते हैं। तंदूर में वो शव आ नहीं रहा था, इसलिए पहले उस शव के टुकड़े करते हैं और फिर तंदूर में डालते हैं। तंदूर में जैसे ही शव के टुकड़े जाते हैं तो तंदूर बुझने लगता है, उसकी आग धीमी पड़ने लगती है। इस पर कुछ समझ नहीं आता है तो सुशील शर्मा कांग्रेस के कुछ बैनर पेपर वगैरह उठाकर लाता है और तंदूर में डालता है, फिर जलाता है। लेकिन उन पेपर से भी आग भड़क नहीं रही थी कि एक शव को जलाया जा सके। तभी उन्हें समझ में आता है कि क्यों ना इस शव को जलाने के लिए हम बटर का इस्तेमाल करें। इसके बाद एक के बाद एक करके बटर के पैकेट उसमें डाले जाते हैं। तो जैसे ही बटर वहां पर पड़ रहा था, लौ बढ़ रही थी। अब सुशील को जल्दी थी कि ये शव जल्दी ही खत्म किया जाए, किसी को इस शव के विषय में कानो कान खबर ना हो। इसलिए वो उस तंदूर में कुछ ज्यादा ही बटर डाल देता है। जब बटर ज्यादा तादाद में पड़ता है तो लौ का एकदम से गुबार निकलता है और लौ तेज उठती है। उसी तेज लौ से वो सब्जी बेचने वाली महिला चिल्लाई थी कि होटल के अंदर आग लग गई थी। शायद उसी तेज लौ से 2 पुलिसकर्मी भी उस होटल के अंदर आए थे। हम प्रयास तो कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस शव को जलाया जा सके, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सके। सुशील शर्मा पर नैना साहनी मर्डर केस के लिए धारा 302 और सबूत मिटाने के लिए धारा 201 के तहत चार्जशीट तैयार की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। ये मुकदमा लोअर कोर्ट में 1995 से लेकर 2003 तक चलता है। अब 2003 में लोअर कोर्ट सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाती है, लेकिन सुशील शर्मा यहाँ हार नहीं मानता है। अपने कुछ वकील इकट्ठा करता है, फिर अपना केस सुप्रीम कोर्ट में जाकर के डाल देता है। अब सुप्रीम कोर्ट में 2003 से लेकर के 2007 तक इस केस पर बहस होती है और 2007 में ये कोर्ट इसे फांसी की सजा सुना देती है। लेकिन सुशील शर्मा यहाँ भी हार नहीं मानता है और अपना केस हाई कोर्ट के लिए भेज देता है। जब ये केस हाई कोर्ट में पहुंचता है तो इस केस पर काफी स्टडी होती है। हाई कोर्ट कहता है कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर का नहीं है, बल्कि एक पर्सनल मैटर था और न ही ये कोई सोची समझी हत्या थी कि जिसमें एक प्लान के तहत हत्या की गई हो। इसलिए वो फांसी की सजा को रोक देती है और उम्र कैद की सजा सुना देती है। अब सुशील शर्मा बकायदा तिहाड़ जेल में ही अपनी सजा काटने लगता है। इधर बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी 7 साल की सजा दे दी जाती है। केशव 7 साल की सजा काटने के बाद अपने घर चला जाता है। अब सुशील शर्मा यहाँ पर उम्र कैद के लिए तिहाड़ जेल में बंद था। धीरे धीरे समय बीता तो सुशील शर्मा ने हाई कोर्ट में पैनल के लिए अपील की। इस पैनल की अपील को स्वीकार कर लिया गया और 2015 में उसे उस जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान सुशील शर्मा ने जेल में कुल 18-19 सालें गुजार दी थी। जेल में कैदियों के लिए कुछ छुट्टियां भी होती हैं जो कि सुशील शर्मा ने नहीं ली थी और इन 18-19 सालों में उसकी 4 साल के बराबर छुट्टियां हो जाती हैं। इन सब छुट्टियों और उन 2 दिनों को जोड़ करके लगभग 25 साल बनते हैं और 25 साल की सजा के बाद सुशील शर्मा को वहां से हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।